आज हम एक बेहद ही इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय कहानी डिकोड करने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक इंसान जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करता है और एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर देता है, और फिर उन चरम सीमाओं का सामना करता है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अडानी एम्पायर के बनने, इसकी खौफनाक चुनौतियों और हाल ही में मचे उस भयंकर मार्केट क्रैश को तथ्यों के जरिए डिकोड करेंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉलेज ड्रॉपआउट मल्टी बिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दे, वो भी तब जब मौत उसे 2 बार बिल्कुल करीब से छूकर निकल गई हो, और फिर अचानक इतिहास के सबसे बड़े मार्केट क्रैश में से एक का सामना करना पड़े। आज की इस पूरी चर्चा में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस रोलर कोस्टर सफर को समझेंगे। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, बनासकांठा से लेकर मुंबई तक का वो सफर जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। कहानी शुरू होती है 1962 में गुजरात के बनासकांठा से। 7 भाई बहनों वाला परिवार, आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं, इतनी के कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1978 में महज कुछ रुपए जेब में लिए वो मुंबई आ गए। अब हैरानी की बात सुनिए, जो इंसान आगे चलकर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बनने वाला था, उसकी पहली जॉब क्या थी? हीरो की छंटाई करना। जी हाँ, महिंद्रा ब्रदर्स में घंटों हीरो को पॉलिश करते करते 1981 में उन्होंने अपना खुद का ब्रोकरेज शुरू किया। पहला कमीशन था 10,000 रुपये, और फिर 1985 आते आते अपने भाई के साथ प्लास्टिक इंपोर्ट के बिजनेस में वो एक बड़ी छलांग लगा चुके थे। लेकिन असली गेम तब बदला जब इस बिजनेस की नींव को सरकारी नीतियों का एक बड़ा बूस्ट मिला। देखिए, बिजनेस में सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, सही टाइमिंग बहुत क्रूशल होती है। 1991 का साल याद है, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी के समय में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। इसी पॉलिसी शिफ्ट ने उनके ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक रॉकेट का काम किया। इस नई नीति का फायदा उठाते हुए अडानी ग्रुप ने सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर से लेकर मेटल और टेक्सटाइल तक अपने व्यापार को बहुत ही आक्रामक तरीके से फैलाया। मतलब बदली हुई इकोनॉमी का पूरा फायदा उठाया गया। और फिर आता है साल 1995। गुजरात सरकार ने पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे खोले और मुंद्रा पोर्ट का टेंडर अडानी ग्रुप के हाथ लगा। अब इसे कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मत समझिए। 8,000 हेक्टेयर, जी हाँ, 8,000 हेक्टेयर में फैला ये आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इनके स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज पूरे भारत के कुल कार्गो का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी एक मुंद्रा पोर्ट से हैंडल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब इस टैक्स फ्री जोन के अंदर एक प्राइवेट रेल लाइन है, पावर प्लांट है, और तो और एक प्राइवेट एयरपोर्ट तक मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जब सफलता आसमान छू रही होती है तो खतरे भी उसी तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ से कहानी में आते हैं वो 2 खौफनाक मोड़ जहां मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। 1 जनवरी 1998 का दिन, बिजनेस एकदम पीक पर था। अहमदाबाद के क्लब से वो अपनी कार में निकल रहे थे, तभी अचानक रास्ते में एक स्कूटर ने उनकी कार का रास्ता रोका और बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया। सोचिए, कामयाबी की जिस रफ्तार पर वो जा रहे थे, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। खतरा कितना बड़ा था? अंडरवर्ल्ड की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान का हाथ था। अचानक बढ़ती दौलत और शोहरत के साथ आने वाले इन जानलेवा खतरों ने ही उन्हें एक बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने पर मजबूर कर दिया। पर मौत से ये पहला और आखिरी सामना नहीं था। 26 नवंबर 2008, वो काली रात जो कोई भारतीय नहीं भूल सकता। मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला। उस वक्त वो दुबई पोर्ट के सीईओ के साथ वहीं डिनर कर रहे थे। उन्होंने आतंकियों को गोलियां चलाते हुए सिर्फ 15 फुट की दूरी से देखा। पूरी रात बेसमेंट में घुटन और खौफ के साए में गुजरी, जब तक कि अगली सुबह सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया। इतने भयानक हादसों के बाद शायद कोई भी आम इंसान डरकर रुक जाता, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। यहाँ से शुरू हुआ साम्राज्य के विस्तार का एक ऐसा दौर जिसने सबको हैरान कर दिया। उन हादसों से बाहर आने के बाद हमने एक बेहद ही अग्रेसिव बिजनेस एक्सपेंशन देखा। हर उस सेक्टर में एंट्री ली गई जहां फ्यूचर की डिमांड थी। साल 2000 में एफएमसीजी सेक्टर में फॉर्चून ऑयल लॉन्च किया। 2010 में अपने पावर प्लांट्स को फ्यूल देने के लिए सीधा इंडोनेशिया में 12,147 करोड़ रुपए की एक पूरी कोयला खदान ही खरीद डाली।
और फिर 2017 आते आते जब दुनिया बदल रही थी तो इन्होंने भी रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख दिया। मार्केट की नब्ज पकड़ने की ये कला वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इनका एविएशन सेक्टर में कदम रखना। सिर्फ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही बात करें तो उसमें 74% कंट्रोल इनके पास है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर जैसे 6 प्रमुख हवाई अड्डों का पूरा ऑपरेशन और मैनेजमेंट भी अगले 50 सालों के लिए इनके हाथों में है। दशकों की इस आक्रामक स्ट्रैटेजी और रिस्क लेने की क्षमता का नतीजा क्या हुआ? अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की जहां ये एम्पायर अपने शिखर पर पहुंचा। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, बल्कि पूरी तरह एक्सपोनेंशियल थी। साल 2002 में जो कारोबार महज $65 मिलियन का था, वो 2014 आते आते $8 बिलियन के एक विशाल आंकड़े को पार कर गया। मतलब जिस स्पीड से ये वेल्थ बढ़ रही थी वो अपने आप में असाधारण है। और फिर आया 2022 का वो ऐतिहासिक साल। पहले मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा और फिर देखते ही देखते दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पछाड़ दिया। $154.7 बिलियन की नेटवर्थ। इसके साथ ही वो एलन मस्क के ठीक पीछे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये इस पूरे साम्राज्य की सफलता का सबसे बड़ा चरम बिंदु था। लेकिन इस अकूत संपत्ति के बीच एक और आंकड़ा है जो गौर करने लायक है। 60,000 करोड़ रुपए। अपने 60वें जन्मदिन पर उन्होंने अडानी फाउंडेशन के जरिए 16 राज्यों में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे कामों के लिए इतनी बड़ी रकम दान करने का ऐलान किया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक बाहरी रिपोर्ट ने इस साम्राज्य में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। जब ये एम्पायर अपनी सबसे ऊंची उड़ान पर था, अचानक हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आती है। हम यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फैक्ट्स और मार्केट के रिएक्शन को देखें तो वो बेहद ही खतरनाक था। रिपोर्ट के पब्लिश होते ही स्टॉक्स बुरी तरह से क्रैश कर गए और चंद ही दिनों के भीतर इस एम्पायर की वैल्यू से अरबों डॉलर हवा हो गए। इस फाइनेंशियल तूफान का असर ऐसा था कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की कुर्सी से फिसलकर वो सीधे 21वें नंबर पर आ गए। उधर उनके प्रतिद्वंद्वी ने फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स का ताज वापस पहन लिया। शेयर बाजार में लगातार लोअर सर्किट लगने लगे और निवेशकों में एक भारी पैनिक फैल गया। ये एक ऐसा फाइनेंशियल झटका था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो अब इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। कहा जाता है ना कि एक सुंदर आकार लेने से पहले सोने को भी आग की भट्टी में खूब तपाया जाता है। ये पूरा एक्सप्लेनर भी तो इसी बात का सबूत है। चरम ऊंचाइयां और खौफनाक गहराइयां, ये पूरा सफर इन्हीं दोनों के बीच झूलता रहा है। पहले बंदूक के नोक और आतंकी हमलों जैसे फिजिकल तूफानों को झेला, और अब ये ग्रुप एक बहुत ही विशाल फाइनेंशियल तूफान के बीचों बीच खड़ा है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये ग्लोबल साम्राज्य इस अभूतपूर्व आर्थिक तूफान को पार कर पाएगा, या फिर ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए उसकी भविष्य की दिशा ही बदल कर रख देगा? इस सवाल का जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर सोचने की जरूरत जरूर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।